तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज अपने बात करेंगे अधिगम के पठार की। किसकी? अधिगम के पठार की। और जो अधिगम का पठार है उसमें से रीट के अंदर एक प्रश्न आ सकता है। अधिगम के पठार से एक प्रश्न आ सकता है। दोस्तों, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी की किताब में पढ़ा होगा कि पठार किसे कहते हैं। पहाड़ से पुराने और ऊपर से समतल हों और जिनकी उम्र बहुत अधिक हो जाए उसको पठार कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो पठार पुराने हो गए, नदियां जहाँ से निकलना बंद हो जाती है, मिट्टी काली पड़ जाती है, तो वही बात होती है जब ज्ञान जो होता है, अधिगम जो सीखना होता है, जो एक अवस्था के अंदर, देखो ये तेज चल रहा है अधिगम, और फिर उसके बाद में ये पैरेलल हो गया, यानी कि सीखना बंद हो गया, और फिर ये चलना शुरू हो गया, फिर अधिगम बंद हो गया, फिर चलना शुरू, फिर बंद, फिर चलना शुरू और फिर बंद। यानी कि जब एक अवस्था के अंदर अधिगम जाकर रुक जाता है, जिस अवस्था के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं जिनके ऊपर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। अधिगम का पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सोरेनसन ने भी परिभाषा दी है, रोस नामक विद्वान ने परिभाषा दी है, उसके बाद में स्किनर ने परिभाषा दी है, रेक्स और नाइट ने परिभाषा दी है। इन लोगों ने क्या परिभाषा दी है? तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं रोस की। रोस नामक विद्वान कहता है, रोस ये कहते हैं कि जब जो अधिगम है, जो उन्नति करना बंद कर दे, क्या कर दे? उन्नति करना बंद कर दे, उन्नति करना बंद कर दे, बंद कर दे। इसका मतलब है दोस्तों कि जब आदमी सीखना बंद कर देता है, उन्नति करना बंद कर देता है, तो उसको अधिगम का पठार कहते हैं। रोस नामक विद्वान ये कहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल सा है, उन्नति बंद कर देना। कौन कहता है? रोस। अब आपको याद कैसे रखना है इस परिभाषा को? बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो आदमी उन्नति न करे, जो आदमी उन्नति न करे, देखो उन्नति शब्द आ रहा है, उन्नति न करे उसको रस्सी से बंद कर दो। किससे बंद कर दो? रस्सी से बंद कर देना चाहिए। दूसरा विद्वान है रेक्स और नाइट। कौन है? रेक्स और नाइट नामक विद्वान है। रेक्स और नाइट कहते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना, अवस्था में पहुंचना क्या कहलाता है? अधिगम का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम का पठार। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना। किस अवस्था में? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना। दोस्तों, एक अवस्था में आपको बताता हूं क्या होता है। मान लो एक छोटा बच्चा है और वो कै खे गे 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 ऐसे सीख रहा है, और वहां पर जाके वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है कुछ समय के लिए, तो वो उसके लिए पठार की अवस्था है। देखो सीख रहा है, कै खे गे गे सीख गया, फिर उसके बाद में वो बड़ी दिक्कत आती है, फिर बारखड़ी सीखता है, तो अधिगम फिर शुरू हो गया। लेकिन बारखड़ी सीखने के बाद में फिर वो रुक जाता है किसी कारणवश, फिर वो आगे बढ़ता है। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब पहुंचा, कुछ ज्ञान सीखा, फिर दूसरी अवस्था में पहुंच गया, फिर रुका, तो ये कह रहा है रेक्स और नाइट नामक विद्वान ये कहता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने को अधिगम का पठार कहते हैं। तो याद कैसे रखोगे? रेक्स और नाइट। कौन है? रेक्स और नाइट नामक विद्वान ने ये कहा है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। तो कैसे याद रखोगे? हमारी एक अवस्था के अंदर से दूसरी अवस्था के अंदर जब जाते हैं तो हम अपनी पुस्तकों को रेक में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? रेक। रेक से क्या बना लिया? रैक्स, कि रेक में रख दिया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या चीज़ है कि रेक के अंदर कोई चीज़ हम जब रख देते हैं तो अपने को पता ही है कि पढ़ाई नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नाइट को हम पुस्तकों को रेक में रख देते हैं तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। कौन कहते हैं? स्किनर। तीसरे विद्वान है जी स्किनर। कौन है? और स्किनर नामक जो विद्वान है वो क्या कहते हैं दोस्तों? स्किनर कहते हैं क्षैतिज प्रसार। कौन सा? क्षैतिज प्रसार
बंद हो जाता है, क्षैतिज प्रसार यानी कि उठता हुआ ज्ञान जब बंद हो जाए, क्या है, जब उठता हुआ ज्ञान जब बंद हो जाए और उसका बोध नहीं होता है, क्षैतिज प्रसार का जब बोध नहीं होता है, क्या नहीं होता है, क्षैतिज प्रसार का जब बोध नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का पठार कहलाता है। कौन कहता है दोस्तों, स्किनर। क्षैतिज प्रसार जब बंद हो जाए, उसका बोध बंद हो जाए, यानी कि ज्ञान जब ऊंचे को उठ रहा है और फिर ऐसे रुक जाए, यानी कि फिर ऊंचा उठ रहा है फिर रुक जाए, तो ये स्किनर कहता है क्षैतिज प्रसार बंद हो जाए। तो याद कैसे रखोगे, स्किनर कहता है, स्किनर का मतलब है सक्की आदमी, स्किनर को हम क्या बोलते हैं हमेशा, सक्की आदमी। और सक्की आदमी कभी क्षैतिज की तरफ नहीं देख सकता, क्षितिज की तरफ नहीं देख सकता, आकाश की तरफ नहीं देख सकता। तो याद रहेगा कि नहीं। तीसरा विद्वान है स्किनर, जिन्होंने ये परिभाषा दी है। और जो तीसरे विद्वान हैं, चौथे विद्वान हैं, जिनका नाम है सोरेनसन। कौन है, सोरेनसन। ये कहते हैं, सोरेनसन नामक विद्वान, सोरेनसन नामक विद्वान कहते हैं कि जब एक स्थिति दिन, सप्ताह और महीनों तक बनी रहे, क्या रहे, बनी रहे, तो वो क्या कहलाती है, अधिगम का पठार कहते हैं उसे। सोरेनसन कहता है जब एक स्थिति दिन, सप्ताह और महीनों तक बनी रहे तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। कि जब कोई भी ज्ञान, नया ज्ञान नहीं जुड़ रहा है, पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान नहीं जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का पठार कहलाता है। सोरेनसन कहता है एक स्थिति दिनों, सप्ताह और महीनों तक चलती रहे या बनी रहे तो वो अधिगम का पठार है। कैसे याद रखोगे, जब कोई गलती एक दिन करे, सप्ताह करे, महीनों करे तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी से सोरेनसन, सॉरी से सोरेनसन। तो दोस्तों हमने 4 परिभाषाएं बताई है। रोज क्या कहता है, जब व्यक्ति उल्टी करना बंद कर दे, क्या है, तो उसको रस्सी से बांध दो। रैक्स के अंदर जब हम पुस्तकें रखते हैं तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं जा पाते हैं। और तीसरा विद्वान कौन है, स्किनर। जब क्षैतिज प्रसार का बोध नहीं होता है, क्षैतिज प्रसार का बोध नहीं होता है, तो जब भी सक्रिय आदमी होता है उसको क्षैतिज प्रसार का बोध नहीं होता। और चौथा है सोरेनसन है, जब एक स्थिति दिन, सप्ताह और महीनों बनी रहे तो वो क्या कहलाती है, अधिगम का पठार कहलाती है। ये किसने कहा है दोस्तों, सोरेनसन नामक विद्वान ने कहा है। अब बात आती है कि जो अधिगम का पठार है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। पठार को प्रदर्शित किसी भी ग्राफ के ऊपर, किसके ऊपर है, ग्राफ पर, कोई भी ग्राफ हो उसके ऊपर जो पठार है उसकी गति, उसकी तीव्रता, अधिगम की तीव्रता, गति, उसकी स्थिति आदि का बोध करवाए। किसके ऊपर, किसी भी ग्राफ के ऊपर ऐसे जब बोध करवाए तो उसे अधिगम का पठार ग्राफ कहते हैं या अधिगम का ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी ग्राफ के ऊपर अधिगम की गति, उसकी तीव्रता और उसकी स्थिति का जब बोध करवाएं तो उसको क्या बोलते हैं, अधिगम का ग्राफ कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, अधिगम का ग्राफ कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में कहते हैं ग्राफ के अंदर हम अधिगम के पठार को 3 भागों में दर्शाते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंतिम। प्रारंभ, मध्य और अंतिम, हम 3 भागों के अंदर इसको दर्शाते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंतिम। आपको पता है प्रारंभ के अंदर जो अधिगम होता है बहुत तेज गति से होता है और अंत के अंदर जो अधिगम होता है बहुत ही धीमी गति से होता है। हमेशा शुरू के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है और प्रारंभिक जो शैशव अवस्था है हमें पता है अधिगम होता है तेज गति से, और जो अंत के अंदर जाके उसको अधिगम बहुत ही धीमे गति से होता है। तो 3 अवस्थाएं होती है। उसके बाद में हम ग्राफ के माध्यम से जब अधिगम को दर्शाते हैं तो उसके लिए 4 प्रकार के हम ग्राफ बनाते हैं। कितने प्रकार के ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के हम ग्राफ बनाते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद में आपको 4 प्रकार, जो पठार के 4 प्रकार हैं वो आपको बताने जा रहा हूं।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने बात करते हैं जो 4 प्रकार के ग्राफ हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 सरल ग्राफ। कौन सा है? सरल ग्राफ। और सरल ग्राफ को हम किस प्रकार से बताते हैं उसके बारे में देखिए, जिसको बोलते हैं हम सरल रेखीय ग्राफ। कौन सा है? सरल रेखीय ग्राफ। और सरल रेखीय ग्राफ का यदि हम चित्र की बात करें तो कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बनाएंगे, ये जी। एक तरफ तो अपने मात्रा क्या दिखाएंगे? मात्रा को दिखाएंगे, अधिगम की मात्रा को, और दूसरी तरफ अधिगम के समय को दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे भाई? कितने समय के अंदर हमने अधिगम को ग्रहण किया, कैसे किया, उसके बारे में। तो ये कैसे है? यहाँ से अधिगम प्रारंभ हुआ ऐसे सरल गति के अंदर, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभ बिंदु है सरल रेखीय ग्राफ में, और ये मध्य बिंदु है, और तीसरा कौन सा है? ये अंतिम बिंदु है। तो देखो यहाँ पर इस साइड के अंदर जो समय है और इस साइड के अंदर हम मात्रा को दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? सीखने की गति जब एक समान हो, यहाँ पर और यहाँ पर, जब एक ही गति से अधिगम को सीखता है, क्या सीखता है? जब एक ही गति से अधिगम को सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय ग्राफ। क्या बोलते हैं? सरल रेखीय ग्राफ कहते हैं इसको। इसको समान वक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? समान वक्र। समान वक्र। कई बार क्या है कि नाम बदल के और आपको पेपर में दे सकता है, इसीलिए दूसरा नाम भी आपको आसानी से पता होना चाहिए। दूसरा है धनात्मक वक्र। कौन सा है? धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र या उन्नतोदर वक्र। कौन सा है? उन्नतोदर वक्र। दोस्तों हमेशा जब ग्राफ बनाना सीखते हो आप, तो बस उसके डिजाइन के अंदर अंतर का पता होना चाहिए। कई बार क्या है कि जो अधिगम के पठार में मैंने 4 प्रकार के पठार बताए हैं, 4 प्रकार के पठार में चारों में से भिन्न कौन सा है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। निम्न में से समान सरल रेखीय ग्राफ कौन सा है, इसका आपको डिजाइन पूछ सकता है, इसका चित्र पूछ सकता है। उसके बाद के अंदर ये कहता है धनात्मक वक्र या उन्नतोदर वक्र। इसके अंदर हम कैसे बनाते हैं? इसके अंदर जो शुरू में जो अधिगम होता है वो तो कम प्राप्त होता है, लेकिन अंत के अंदर जो अधिगम होता है बहुत ही तेज गति से प्रारंभ होता है। यहाँ पर तो आपको वैसे की वैसे मात्रा ही लिखनी है। क्या लिखनी है? अधिगम की मात्रा। और इधर क्या लिखना है? समय। देखो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन ऐसे होने के बाद में ऐसे पठार का स्वरूप लेते हुए ऐसे जाता है। तो यहाँ पर ये प्रारंभ, यहाँ पर मध्य, और यहाँ पर अंतिम बिंदु। तो दोस्तों इस ग्राफ के अंदर आपको बताया कि प्रारंभ में कम अधिगम और अंत में अधिक अधिगम प्राप्त होता है। ये देखो शुरू के अंदर गिरता जा रहा है और फिर उसके बाद में नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, चढ़ता हुआ जा रहा है। देखो ऐसे अंत के अंदर ये चढ़ता हुआ जा रहा है। ये यहाँ पर मध्य बिंदु आ जाता है और यहाँ पर प्रारंभ, यानी कि अंत के अंदर जो अधिगम की मात्रा है वो तेज गति से प्राप्त होती जा रही है, आगे की बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर समय, और जैसे जैसे समय जा रहा है तो देखो अधिगम ऊंचाई की तरफ छूता हुआ जा रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहा है। अधिगम क्या जा रहा है? ऊंचाई की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर मध्य के अंदर और यहाँ पर प्रारंभ में देखो अधिगम यहाँ से यहाँ तक ये जो कम है, अधिगम की मात्रा कम है, लेकिन उसके बाद में ऊंचाई की तरफ छूता हुआ जा रहा है। इसका नाम धनात्मक वक्र या उन्नतोदर वक्र है। कौन सा है? धनात्मक वक्र है या उन्नतोदर वक्र है। कैसे याद रखोगे? नंबर 2, जिसके पास में धन होता है वो उन्नति करता है, धन होता है उसको उन्नति करता है।
यहाँ पर प्रारंभ में अधिगम कम और अंत में तीव्र, और जिसके पास में धन होगा वो अंत में जाके बहुत ही तेज गति से विकास करता है, बहुत ही तीव्र गति से विकास करता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब तीसरा जो है दोस्तों ऋणात्मक वक्र, और ऋणात्मक वक्र का दूसरा नाम है नतोदार वक्र। क्या नाम है? नतोदार वक्र। ये प्रारंभ में अधिगम बहुत तेज गति से उठता है। देखो यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ पर देखो यहाँ से प्रारंभ होता है, और इसके अंदर भी यहाँ से, लेकिन ये उल्टा इस साइड में जो मात्रा दिखाई दे रही है ऊपर से शुरू होता है ऐसे और नीचे की तरफ जाता है ऐसे। ठीक है, प्रारंभ, फिर मध्य और फिर अंत में। तो यानी कि जो ऋणात्मक अधिगम, ऋणात्मक जो वक्र है उसको नतोदर वक्र कहते हैं। प्रारंभ में बहुत तेज गति से अधिगम की प्राप्ति होती है, लेकिन अंत में जाके ये धीमा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? धीमा। तो दोस्तों इसका एक अन्य नाम जो है उस पर आप विशेष ध्यान रखना। ऋणात्मक वक्र का अन्य नाम है नतोदर वक्र। क्या नाम है? नतोदर वक्र। चौथा जो वक्र है जिसको एस वक्र या सीढ़ीदार वक्र कहते हैं, एस वक्र या सीढ़ीदार वक्र कहते हैं। जो प्रारंभ यहाँ पर है, यहाँ पर ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पर अंतिम बिंदु है। शुरू में अधिगम तीव्र, फिर धीमे, फिर तीव्र, फिर धीमे। देखो यहाँ से तीव्र, प्रारंभ में तेज, फिर धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, तीव्र, धीमे, तीव्र, धीमे, एस या सीढ़ीदार वक्र। तो ये 4 प्रकार के वक्र होते हैं दोस्तों, और चारों प्रकार के वक्र हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों अभी आपको बताया कि जो अधिगम के पठार किस प्रकार काम करते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात बताता हूं कि जो अधिगम के पठार क्यों बनते हैं, ये क्या कारण है अधिगम के पठार बनने के? इसके पीछे मुख्य कारण है दोस्तों, व्यक्ति आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण अनुकूल नहीं है तो वो नया ज्ञान नहीं सीख पाएगा। सीख पाएगा कि नहीं? नहीं सीख पाएगा। दूसरा भय, डर, इसके कारण भी नया ज्ञान नहीं सीख पाएगा, तो वो उसी ज्ञान पर जाके ठहर जाएगा। पुराने ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने पाना, वो भी एक कारण है। आपने देखा होगा जब बच्चा बारखड़ी सीखता है, क्या करता है? बच्चा जब बारखड़ी को सीखता है और यदि टीचर उसको डराता है, धमकाता है, या उसके पास में कोई कायदा नहीं है, तो वो नया जो ज्ञान है शब्दों को जोड़ नहीं पाएगा, उनको सीख नहीं पाएगा। इसीलिए टीचर को बड़े प्रेम से, प्यार से वो अधिगम के पठार पर जाकर अटक न जाए, वो लगातार उन्नति करता रहे, उसको कोऑपरेट करना चाहिए। अधिगम का पठार बनने का मुख्य कारण यही है दोस्तों कि वो एक लेवल पर जाके रुक जाता है। वो कितने समय तक रुकता है उसका कोई भी पैमाना नहीं है। 1 महीने तक रुक सकता है, 1 दिन, 1 घंटे, 3 दिन। कई बार पढ़ते पढ़ते हमें नींद आने लग जाती है तो अधिगम एकदम ही बंद हो जाता है। नींद आने लग जाती है तो अपने झपकियों में चलते रहते हैं। कई बार हम कल्पना में बहुत अधिक हो जाते हैं, तब ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भय के कारण भी ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। कई बार हमारे पेट में दर्द होता है या पे चोट लग जाती है, उसके कारण भी हम अधिगम नहीं कर पाते हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जाके पठार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अधिगम के पठार बन जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं अधिगम के पठार बनने के, लेकिन आपको ये अधिगम के चारों प्रकार के जो पठार बनाए और वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको 4 परिभाषाएं बताई, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अधिगम के जो पठार है वो क्यों बनते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और ये जो चारों प्रकार के पठार है उनके जो अन्य नाम हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे आपको बताना है कि ऋणात्मक वक्र है उसका नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? नतोदार वक्र। और जो धनात्मक वक्र है उसका अन्य नाम क्या है? धनात्मक वक्र का अन्य नाम क्या है? उन्नतोदार वक्र। और सरल रेखीय जो वक्र है, सरल रेखीय वक्र है, उसको समान वक्र कहते हैं। एस वक्र को सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। तो ये चारों वक्र बताए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब पठार आपके आज कंप्लीट हो गए, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में आपको अधिगम के सिद्धांत बताएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पठार में से प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। दूसरी बात, आप रजिस्टर के अंदर लगातार नोट्स बनाया करो ताकि भविष्य के अंदर आपको काम आए। और जब मैं ऑब्जेक्टिव आपसे पेपर लूँगा, मैंने आपको ये भी बताया कि इस बार मैं लाइव आके और पेपर लूँगा।
लाइव आके। इसलिए लाइव के लिए तैयार रहें, मैं आपको पहले दिन सूचित कर दूंगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो राजस्थान जीके, इंडिया जीके की क्लासें हैं, राजस्थान जीके तो शुरू कर दिया, इंडिया जीके को भी मैं शुरू कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।